वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम जो अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से आगे का पार्ट है। और प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो लेक्चर नंबर 4 जो हमने वैद्युत स्थितिकी में बनाया था, और उसमें हम कर चुके थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे परिभाषित करेंगे। अब जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो हमने कोई बिंदु आवेश मान लिया है। यहाँ पर हमारा बिंदु आवेश Q है और इसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से है। तो इस बिंदु आवेश के कारण इसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करनी है। तो उस क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज इसके क्षेत्र पर लेके आते हैं। इस क्षेत्र में किसी बिंदु पर मान लिया हमने इस बिंदु पर लेके आए और इस बिंदु से इसकी दूरी जो है वो r है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये आवेश अगर यहाँ पर है Q0, ठीक, अगर Q0 r दूरी पे रखा हुआ है इसके क्षेत्र में, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, Q व Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, उसके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो F = 1/4πε0 Q0/r², समीकरण। अब क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0, ये समीकरण 2। इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो E की वैल्यू आ जाएगी E = 1/4πε0 Q0/r²/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल आउट, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहीं पे कर देते हैं। तो E = 1/4πε0 Q/r²। अगर ध्यान से देखें आप तो वैद्युत बल में और इसमें अंतर यह है कि विद्युत बल किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगता है और तीव्रता किसी एक आवेश की वजह से निकाल रहे हैं हम, क्योंकि जो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो Q आवेश से हो रहा है। Q0 तो यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश है, जिस परीक्षण आवेश की सहायता से इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम पता करते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले निकाय से आवेश से दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। यानी कि R का वैल्यू अगर बढ़ेगी तो E की वैल्यू घटेगी, E का मान घटेगा, जो कि यहाँ सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर हम इस बिंदु पर देखें, यहाँ पर कोई बिंदु ले लें, तो इस पूरे फेस पे कोई भी बिंदु आप ले लें तो वहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं दूर जाने पर बिंदु आवेश से दूर जाने पर
वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। और जब वैद्युत बल रेखाओं के बीच में दूरी ज़्यादा हो तो कैसा होता है, वह दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। तो इससे प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र जो है वो घटेगा, उसकी तीव्रता घटेगी। और यही ये फॉर्मूला कहता है, यही कह रहा है कि अगर जो निकाय है उससे दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। अगर इसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करें तो ग्राफ में कैसा होगा, ये आपका R, ये E, तो ग्राफ इस तरीके से होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ इस तरीके से ग्राफ प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? चलिए अब इसकी अगर हम दिशा की बात करें तो देखिए, दिशा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल की दिशा होती है, या धनावेश से बाहर की तरफ होती है या ऋणावेश की तरफ होती है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्योंकि ये धनावेश है और इसका जो विद्युत क्षेत्र है बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अब देखें क्या कहेंगे, धनावेश से बाहर की ओर। अब अगर इसको वैसे प्रदर्शित करें वेक्टर की तरह, तो E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² R कैप। ये जो R कैप है इसकी दिशा सदैव हम मानते हैं जो सरफेस और पृष्ठ होता है उसके लंबवत होती है। अब वो चाहे ये जो पृष्ठ बन रहा है, ये पृष्ठ इसके लंबवत होगी R की दिशा, ये R जो है लंबवत होगी। अब या तो लंबवत ये बाहर की तरफ होगी, ये लंबवत अंदर की तरफ होगी, क्योंकि ये धनावेश है तो इससे कैसी होगी, ये बाहर की तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से बाहर की तरफ होगी। अब वो बिंदु पे निर्भर करेगा, यहाँ पर बिंदु हो तो इस तरफ होगी, यहाँ पे होगा तो इस तरफ होगी। तो ये यहाँ पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों होगी। अब अगर आपसे दो या दो से अधिक आवेश, भाई यहाँ तो केवल एक ही आवेश था, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे आवेश होते, तो उन आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको निकालने से पहले एक नियम सीखना पड़ेगा आपको, पहले एक सिद्धांत समझना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, पहले हम बल के लिए समझते हैं कि दो या दो से अधिक अगर बल हैं, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक अगर आवेश हैं, आवेश निकाय के कारण परिणामी वैद्युत बल, अगर आवेशों का निकाय है तो उसकी वजह से जो परिणामी विद्युत बल लगेगा उसको हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम आवेश मान लेते हैं, जैसे Q1 मान लिया, Q2 मान लिया, Q3 मान लिया, इस तरीके से Qn। पहले समझते हैं ये सिद्धांत कहता क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक
आवेशों के कारण परिणामी विद्युत बल प्रत्येक या कह सकते हैं विद्युत बल प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल का सदिश योग होता है। सदिश बीजगणितीय योग होता है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। अगर बल के लिए लगा रहे हैं तो बल का, और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कैसे लिखेंगे इसे? जैसे आपने कहा भाई F, तो वो किसके बराबर होगा? हर एक बल, हर एक आवेश का के कारण जो परिणामी, हर एक आवेश के कारण जो लगने वाला बल है, तो हर एक आवेश के कारण जैसे F1, Q1 आवेश के F1 हो गया, किस पे लगेगा? परीक्षण आवेश पर। ये परिणामी हो गया, रिजल्टेंट जिसको बोलते हैं, प्लस F2 नोट, ठीक, प्लस F03 अप टू F0n। तो यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब इसको हम इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या कहता है? मान लिया कोई यहाँ पर आपने टेस्टिंग चार्ज दे रखा है, तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला बल ये हो गया, इस पे वजह से ये हो गया। सारे धनावेश, सारे कैसे आवेश हैं? ऐसे धनावेश। n धन आवेश, n धन आवेश Q1, Q2, Q3 व Qn के कारण परिणामी परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। तो अगर परिणामी बल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? जैसे हमने इसको मान लिया R1, इसको R2, इसको R3, इसलिए इसको Rn, और इनकी दिशाएं इस दिशाओं में है। इसको F1 माना है आपने, और किस पर? नोट पे लग रहा है, तो F01 है। इसी तरीके से ये F02 है, ये F03 है, ये F0n। इनकी दिशाएं अपने दिशा के अनुसार है। जैसे इसकी दिशा R1 कैप है, इसकी R2 कैप है, इसकी R3 कैप है, इसकी Rn कैप, ये दिशा है। तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब हम इसको करते हैं तो हम कहते हैं F परिणामी F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू F0n। ठीक, अब इनकी वैल्यूज रख दें। जैसे F इसके रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में से कॉमन आ जाएगा, सबसे कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 के, प्लस Q2 Q0 R2 स्क्वायर R2 के। तो यहीं पर क्योंकि Q0 सब में कॉमन आएगा, यहाँ से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि कॉमन आएगा, प्लस Qn अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप। अब अगर सबमिशन लगाएं हम, सबमिशन क्या कहता है कि F बराबर Q0 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई का 1 से लेके आई की वैल्यू n तक। तो फॉर्मूला बनेगा क्यू आई आर आई स्क्वायर आर आई कैप। तो ये किसी n आवेश के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी बल है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अगर इन आवेशों के सापेक्ष अगर हमसे कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, n आवेश है, n आवेश निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो कुछ नहीं है, एक स्टेप आगे चले जाना है। उसमें क्या है वो स्टेप? तो वो स्टेप ये कहता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। ठीक है, और उसको हम यहीं से सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर क्या बात कॉमन है, हम जानते हैं कि जो E है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। क्योंकि हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है n आवेश के कारण, तो परिणामी अगर बल पता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली जा सकती है। या तो इस तरीके से कर लें या यहाँ से कर लें। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E, F की वैल्यू ये भी आपके पास क्या है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किससे डिवाइड करेंगे? क्यू नॉट से। फॉर्मूला लिख देते हैं F का, ये हो गया Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप। इस तरीके से करके Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। अब इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है Q नॉट से। दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर, तो इसको डिवाइड करते हैं Q नॉट से। तो फॉर्मूला आ गया E बराबर, ऊपर कर देते हैं, E का मान आ गया E बराबर क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। इस तरीके से Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। यहाँ पर रिजल्टेंट आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन i की वैल्यू 1 से लेके i की वैल्यू n तक, और यहाँ पर आएगा Qi अपॉन Ri का स्क्वायर Ri कैप। तो ये किसी n आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व परिणामी विद्युत बल हमने निकाल लिया, और हमने समझ लिया कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। और यहाँ पर हम अध्यारोपण के सिद्धांत से कैसे इस बात को सिद्ध करेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और विद्युत जो बल है वो है। दूसरा, ये अध्यारोपण का सिद्धांत एक स्टेटमेंट और देता है, एक बात और कहता है, इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी विद्युत आवेशों के निकाय में, किसी अन्य आवेश के प्रवेश कराने से उस निकाय में
प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले बल पर उस प्रवेश करने वाले आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये आपने देख रखा है, अगर हम यहाँ कहें कि ये n ना होके Q4 आवेश थे, अब हमने यहाँ पर कोई Q5 आवेश प्रवेश कराया, तो इन सब के, इन अन्य आवेशों के जो बल थे, इंडिविजुअल बल, खुद के बल जो थे, अपने खुद के बल जो थे उन बिंदु पर, उस इस पे परीक्षण आवेश पर, उस पे इस पांचवें आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो F बराबर होगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 कैप, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप, प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 कैप, प्लस Q4 अपॉन R4 का स्क्वायर R4 कैप, प्लस Q5 अपॉन R5 स्क्वायर R5 कैप। तो अगर आप ध्यान से देखें, केवल इस पूरी टर्म्स के अंदर, पूरे फॉर्मूले के अंदर इस पांचवें आवेश का इस परिणामी बल पर तो असर पड़ता है, क्योंकि इसके आने से परिणामी बल बढ़ गया। लेकिन या अगर वो ऋणावेश होता तो घट जाता, अगर यहाँ माइनस साइन आता तो घट जाता। तो बढ़ा घट सकता है पांचवें आवेश, अगर धनावेश है तो बढ़ जाएगा और अगर ऋणावेश है तो घटेगा। लेकिन इसके बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके इनके अपने खुद के जो सेल्फ के जो उस बिंदु पर बल हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये भी कहता है कि किसी निकाय में जो आवेश हैं उनका जो परिणामी बल है, किसी अन्य आवेश को उसमें प्रवेश कराने पर परिणामी बल पर तो असर पड़ता है, लेकिन उन आवेशों के खुद के जो बल हैं, ठीक है, जो खुद के बल हैं, अपने बल जो लग रहे हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डाइपोल के केस में, यानी कि द्विध्रुव के केस में, कि द्विध्रुव के केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ना भूलें बिल्कुल भी, जिससे कि हमारे चैनल को प्रमोशन मिले और आप लोगों तक वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँचा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।